पुस्तकें उपलब्ध करा सकते हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैम। और बच्चों, आपको जानकारी नहीं होगी पर मैम भी रिटायर्ड शिक्षिका हैं, तो अगर वो कह रही है कि आप बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, तो आप बिल्कुल हैं। तो एक बार अपने लिए भी जोर से सब तालियां बजा दीजिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, आप में से किस किस को कहानियां सुनना पसंद है? सबको? वॉइस को नहीं पसंद? क्यों? सुनाना पसंद है कहानियां? गाना पसंद है? गाना भी सुन लेंगे आपसे। सभी को पसंद है ना कहानियां सुनना? और अगर कोई बहुत अच्छे से सुनाए तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। बचपन में सबने कहानियां सुनी है। अब हम थोड़ा कहानियां पढ़ते भी हैं, है ना? उपन्यास पढ़ता है आप में से कोई? कहानियां पढ़ते हैं हम लोग। तो मेरी एक दोस्त है अर्चना बोरा, जो साइकोलॉजिस्ट है, मुंबई रहती हैं, और वो यहाँ पर आई हुई थी और हमने इस कार्यक्रम की बात उनसे की तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि मैं भी आना चाहती हूँ। और वो एक स्टोरी टेलर भी हैं। वो मुंबई में बच्चों के साथ स्कूलों में जाकर के काम करती हैं, कहानियां सुनाती हैं। तो हमें लगा हम किताबें भेंट करने जा रहे हैं, तो अगर अर्चना साथ आए और कहानियां सुनाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और अर्चना भी तैयार हो गई कि हाँ, मैं आती हूँ आप लोगों के साथ बच्चों को कहानी सुनाने। तो आप लोग सुनना चाहेंगे? yes, ध्यान से सुनेंगे सब? yes, पक्का? yes, श्योर? सही से ना? बिल्कुल कोई बातें तो नहीं होंगी फिर? हाँ, चलो ठीक है। तो मैं अर्चना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कहानी शुरू करे और हम सब भी ध्यान से सुनेंगे। हम सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस है ये। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? लास्ट रो जो है, आप जो अंत में है, आप लोगों को मेरी आवाज साफ नजर आ रही है? या मैं माइक यूज करूं? पीछे वाले बताएं। माइक ठीक है। ये बेहतर है आपके लिए? ये बेहतर है आपके लिए? अच्छा, ये मेरे लिए नया है। मैंने कभी माइक पकड़ के नहीं किया है। मेरे हाथ खुले रहते हैं तो मेरे हाथ भी कहानियां कहते हैं। तो हम नई कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आप लोगों में से सबसे पहले बताएं, कहानियां पढ़ना या सुनना किसे सच में पसंद है? अच्छा, आपके दादी ने, नानी ने कभी कहानियां सुनाई है आपको? वो अच्छी लगती है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से अच्छा, सबसे पहले हम एक साथ एक रस में जुड़ते हैं। सब मेरे साथ करें ये चीज, ठीक है? चेल गुली की, मेल गुली की, चेल। एक और बार करते हैं। चेल गुली की, मेल गुली की, चेल। करें सब साथ में? सब लोग करेंगे साथ में? चलो करें। 1 2 3 चलो। चेल गुली की, मेल गुली की, चेल। चेल गुली की, मेल गुली की, चेल। एक और आखिरी बार करें। चेल गुली की, मेल गुली की, चेल। वेरी नाइस। ओके, एक और बार करेंगे। गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का है। चलो 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 1 2 3 गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का। एक और बार। गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का। करो करो भाई, अक्का गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, अच्छा, अब मेरे साथ
सफर करने के लिए कौन तैयार है? मेरे साथ सफर करने के लिए कौन तैयार है? सब तैयार है? ठीक है, तो मैं आपको ले जाऊंगी एक नए शहर में, चलोगे मेरे साथ? लेकिन अच्छा, आप में से मोबाइल कौन देखता है? वेरी गुड। मोबाइल में कौन गुम जाता है? गुम जाता है, कुछ सुध नहीं रहता, गुम जाते हैं। कौन? वेरी नाइस, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको मेरे साथ एक पिक्चर में चलना है, चलोगे? और हम इस पिक्चर में एक नए शहर पहुंचेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो सब लोग, लेकिन सबकी पिक्चर अलग है, सबकी पिक्चर एक जैसी नहीं है। कहानियां पढ़ने में ये एक ही फर्क है। पिक्चर देखने में सबके लिए एक ही पिक्चर होती है, लेकिन जब हम कहानियां पढ़ते हैं तो सबकी एक अनोखी पिक्चर होती है कि नहीं? सबके इमेजिनेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? कल्पना शक्ति। सबकी कल्पना, सबकी अपनी कल्पना से अपनी पिक्चर बनती है। तो सब अपनी कल्पना की पिक्चर में जाने के लिए तैयार है मेरे साथ? वेरी नाइस। तो इसके लिए सबसे पहले हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या होता है? सब काला रंग होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। बस हमें वही करना है, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरा अंधेरा कर देंगे आंखों के सामने। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है? और आप अकेले ही अपनी ये अनोखी पिक्चर देखेंगे, अपनी कल्पना का। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ चलें। तो ये कहानी है, आंखें बंद करें। ये कहानी है बिरजू नामक एक लड़के की, आंखें बंद करें, जो देहरादून में रहता, कुछ दिन तक रहा था और इसका चोरी चपाटी करने का बहुत ही अच्छा काम चल रहा था। अच्छी चोरियां, पॉकेट मारना, ये पॉकेट मारने का काम करता, ये केले चुरा लेता अपने केले वाले से और चिप्स के पैकेट छुपके से ले जाता। ये करते करते वो देहरादून से एक नए शहर की फिराक में निकला। अब ये अपनी ट्रेन में बैठा। अब हर कुछ दिनों में बिरजू को अपना शहर बदलना पड़ता। बस यही तरीका था कि कोई भी पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाती और वो हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते एक नए शहर में जाता, नई दुनिया देखता और नई चोरी चपाटी करता। तो हम बिरजू के साथ ट्रेन में बैठ के अब निकल रहे हैं नए शहर में। देहरादून से सीधे पहुंचे हम छोले भटूरों की तरफ, दही भल्लों की तरफ। कहां पहुंचे हम? बताओ, कहां मिलते हैं ये छोले भटूरे और चाट? चाट कहां मिलती है? कहां? अरे लेकिन कौन से शहर में? कौन से शहर? देहरादून से तो वो निकल गया बस में, तो कहां? अरे वाह, दिल्ली। दिल्ली शहर की जोर शोर में, बहुत ही बड़ी भीड़ में, आवाज में, उसके मेले में बिरजू पहुंच गया। अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो और दिल्ली की गलियों में पहुंचो। ये दिल्ली की पतली पतली गलियां हैं। एक जगह छोले भटूरे बिक रहे हैं, दूसरी जगह मोहम्मद अपने इमरतियां भेज रहा है, तीसरी जगह राम अपने लड्डू बेच रहा है, चौथी जगह इसी बाजार में एक लड़की एक लंबी सी रस्सी पर खड़ी अपनी तरकीबें करतब दिखा रही है। और एक जगह एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच चल रहा है। ये दिल्ली की के जोर जोर से चाट वाला, दही भल्ले वाला, ले लो भाई 2 रुपए के दही भल्ले ले लो, 2 रुपए के दही भल्ले ले लो भाई। सब चीखने चिल्लाने में बिरजू पहुंचा और दिल्ली की सर्द हवा में उसका मन खुश हो गया।
अब धीरे से सब लोग अपनी अपनी आंखें खोलें। सब लोग दिल्ली पहुंच गए। अब बिरजू को लग रहा था कि ये नया शहर है। नया शहर मतलब नया नाम। हर शहर में वो एक नया नाम का रूप ले लेता। कभी दीपक बनता, कभी संतोष बनता, कभी राघव बनता। और नई दिल्ली में उसे नए नाम की खोज थी। तो वो अच्छे से इस बाजार में खड़े खड़े यहाँ से चिप्स के पैकेट चुरा रहा था, वहां से दही भल्ले उठा रहा था बिना किसी के पहचाने, क्योंकि अब उसका हाथ साफ हो चुका था। और अभी इस फिराक में था कि कब मुझे एक ऐसा हाथ लगे जो बड़ा हाथ लगे। ये ना हो कि मेरे बस 4 दिन निकल जाए और फिर मुझे शहर छोड़ना पड़े। दिल्ली जैसा शहर है भाई, कुछ और रुकना चाहूंगा। तो उसने सोचा क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए अच्छे से और फिर यहाँ से निकला जाए। तो बड़े हाथ के फिराक में वो मेले में घूम रहा था। घूमते घूमते वो कुश्ती जो कुश्ती होती है ना, वहां पे खड़ा दिख रहा था। कुश्ती वाले के पास वो कैसे पैसे बनाएगा? बेटिंग करके 2 रुपए किसी और पे लगा के। तो उसने सोचा मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये तो 4 रुपए 2 रुपए, कौन ये इसके पीछे इतना रोएगा। मेरे को बड़ा हाथ मारना है। तभी कुश्ती होते हुए उसने देखा वहां पे दुबला पतला लंबा आदमी खड़ा था, जो कुश्ती बड़ी ही कंसंट्रेशन के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ देख रहा था। तो उसने सोचा ये कोई नया मिला है मुझे, अब आएगा मजा। तो वो धीरे से उसके पास गया। उसने कहा भाई साहब, आप खुद कोई इसको क्या बोलते हैं, रेसलर को क्या बोलते हैं, पहलवान से कुछ कम नहीं लग रहे। ए दुबले पतले आदमी से कहा आप कोई कुछ पहलवान से कम नहीं लग रहे। तो दूसरे जगह पे रवि था, जो रवि एक पत्रकार था, लेकिन रवि बेवकूफ नहीं था। उसने कहा हाँ बस आपके जैसा पहलवान हूं। ये सुन के ये बिरजू दंग रह गया, क्योंकि बिरजू खुद दुबला पतला लड़का था, यहाँ वहां से कुछ खा के अपना गुजारा कर लेता था। ये सुन के वो चौंक गया, अच्छा मेरे से कोई 30 मार खा निकला, अच्छा देखते हैं। उसे लगा पत्रकार है, पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे लोग तो बड़ा पैसा बना लेते हैं, ये हाथ लग गया तो अच्छा हाथ लगेगा। तो उसने उससे कहा तो भाई साहब आप यहीं रहते हैं, दिल्ली के हैं? मैंने कहा हाँ, और दिल्ली का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अच्छी बात है, मैं दिल्ली में नया हूँ, एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं बहुत इंस्पायर हो जाऊं, जिससे मैं बहुत व्हाट यू से इंस्पायर हिंदी, प्रेरित हो जाऊं, और जिससे मैं बहुत सीखूं। मुझे आपकी आंखों में वो तेज नजर आ रहा है, आपके चेहरे पे मुझे वो एक एक पीस, एक शांति नजर आ रही है। मैं आपके जैसे बनना चाहता हूँ। तो ये रवि समझ गए कि ये अपना मक्खन लगाने का काम कर रहा है। तो उन्होंने पूरा उसे इग्नोर किया, उसकी तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे बिरजू उनका पीछा करते करते पहुंचा आगे कि मैं कुछ भी काम करने को तैयार हूँ, आप बस मुझे रख लो। आपको कपड़े धोने हो या आपको घर सफाई करानी हो या कुछ भी काम कराना हो, मैं आराम से कर लूंगा, आप बस मुझे कुछ काम दे दो। मैं बड़ा ही सिंसियर पर लड़का हूँ, आप मुझे काम दे दीजिए बस। तो रवीन ने कहा मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो भी मेरे लिए काम करोगे? हाँ, मैं कौन सा पैसों के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो बस शांति और तेज लोगों के साथ रहना है ताकि मैं उनसे कुछ सीख सकूं। आप बस मुझे अपने पास रख लीजिए, थोड़ा बहुत मेरा गुजारा हो जाए। तो फिर रवि ने बताया मैं आपको खाना पकाना आता है? बिल्कुल, मैं बिरयानी से लेके गुलाब जामुन तक कुछ भी बना सकता हूँ, उसने कहा। बिरजू ने कहा तो ठीक है, तुम हमारे लिए खाना बनाओगे और हम दोनों को खिलाओगे, तब मैं तुम्हें मेरे घर रहने की अनुमति दूंगा। ये सुन के बिरजू
खुशी से फूला न समाया, घर के अंदर रखूंगा, ये तो बड़ा मजा आएगा। बोला बस बस मैं बना दूंगा। ये कह के वो दोनों चल पड़े और वो घर पहुंच गए। वहां पे रवि ने बिरजू को पूछा, अरे लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? दिल्ली में क्या नाम रखा उसने? बताओ। बिरजू कैसे कहेगा? वो तो चोर था, उसे तो नाम बदलना था हर शहर में। क्या नाम रखता वो? हाँ बोलो। हाँ रामू। लकी। और क्या? दीपक। बिल्लू। दीपक। राघव। चलो तो रखा राघव। तो उसने कहा मेरा नाम है राघव। अच्छा चलो राघव चलते हैं। उनको वो ले गया, रवि को वो रवि ने राघव को अपने घर ले आया और उसे बताया, देखो ये है बरामदा, बरामदे में तुम सो सकते हो, ये है हमारा चौखा, यहाँ पे आप खाना बना सकते हो, यहाँ पे आप अपने कपड़े, हमारे कपड़े धो सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा बाजार से सब्जियां कैसे लाई जाती है। ऐसे कर करके वो एक दिन उसने कहा कि अभी आप आज खाना बनाइए हमारे लिए। तो वही शाम राघव ने खाना बनाया और इतना बुरा खाना बनाया, गुलाब जामुन छोड़ो, बिरयानी छोड़ो, उसे तो सिंपल खिचड़ी बनाने भी नहीं आती थी। इतना बुरा खाना बनाया कि रवि ने सीधा जाके गली के कुत्ते के सामने रख दिया वो खाना और कहा निकल जाओ मेरे घर से, तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुमने मुझसे झूठ कहा है। ये देख के लेकिन राघव के पास एक लक्ष्मण बाण, क्या बोलते हैं, एक बाण था, राम बाण था। क्या था? क्या राम बाण था उसके पास? मैं बताऊं? उसकी मुस्कुराहट। जब वो मुस्कुराता तो बड़े से बड़ा आदमी पिघल जाता। जब वो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट देखता तो गुस्से से गुस्से वाला आदमी हंस देता। तो उसने अपना राम बाण चलाया और रवि के सामने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दी। शाम को रास्ते पे बैठे बैठे उसने अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दी कि भाई मुझे ले जाओ घर। ये देख के रवि जोर से हंसा, ने कहा चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ खाना कैसे बनाया जाता है। और ये कह के वो उसे अपने घर ले गया। घर ले जाके उसने उसे रोटियां कैसे बुननी है, रोटियों को कैसे बेलना है, सब्जी में सबसे पहले तड़के में जीरा लगता है, राई लगती है, तेल जाता है, ये कुछ कुछ चीजें उसने उन्हें सिखाई और धीरे धीरे उसे सारा खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। फिर वो बाजार भी जाता, बाजार जाके सब्जियां भी ले आता और क्या कहता पता है? कहता 5 रुपए की सब्जियां और 3 रुपए की सब्जियां ले आता और बाकी 2 रुपए ऐंठ लेता। ऐसे करते करते, लेकिन इस बात की भनक रवि को थी कि वो 2 रुपए ऐंठ लेता। यस, रवि कोई बेवकूफ नहीं था, वो जानता था कि मैं इसे पैसे तो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ये 2 रुपए रख रहा है सब्जी खरीदने के बाद। फिर वो 2 रुपए रखता। तो जैसे वो ऐसे बाजार की तरफ जाता तो घर से नीचे उतरता, उसका दूसरे मंजिल पे घर था, तो वो अपने लकड़ी का दरवाजा खोलता, मेन डोर, नीचे 2 सीढ़ियां उतरता, आगे जाता, पोस्ट ऑफिस से गुजरता, बाजार जाता, लौकी, दूधी, आलू सब पकड़ता और वहां से सीधा राइट लेके रेलवे स्टेशन पर जाता। वहां पर देखता कौन सी ट्रेनें कहाँ के लिए निकल रही है, कितने बजे, मुझे कौन से दिन पे इसे प्लान करना होगा। रोज वो जाता और ट्रेन का समय, टाइमिंग्स देखता और वापस आता। तो उसे रोज थोड़ा वक्त ज्यादा ही लग जाता। तो इसे करते करते 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना निकला। मीनवाइल रवि एक पत्रकार था। तो पत्रकार क्या करता, वो रोज रात सुबह 5 बजे उठते और एक आर्टिकल लिखते। 2 घंटे में वो आर्टिकल लिखते,
फिर एक पब्लिकेशन से दूसरे, एक अखबार से दूसरे अखबार तक वो चल के जाते और कहते देखो मैंने ये लिखा है, इसे आज के पेपर में डाल दीजिए, बड़ा अच्छा लिखा है मैंने। ऐसे एक जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह से दूसरी जगह जाते, और अगर किसी को उनका वो आर्टिकल पसंद आता तो उस दिन उसे उन्हें कुछ चंद रुपए मिल जाते, और जिस दिन पसंद नहीं आता वो खाली हाथ ही घर आता। जब उसे वो चंद रुपए मिल जाते तो वो पता है क्या करते, वो अपने बिस्तर पर तकिए के नीचे वो पैसे रख देते और फिर पूरा दिन निकल के नई कहानी की ढूंढने के लिए वो फिर शहर में निकल जाते, और फिर शाम को आते और फिर नई कहानी लिखने बैठते। तो ये एक रोज का रूटीन बन गया था। रोज सुबह बरामदे से उठना, सुबह का खाना बनाना, नीचे जाके सब्जियां ले आना, रवि जाके पत्रकारों से मिलना वहां, और फिर वापस आके रोज शाम को 6 बजे दोनों बैठते और रवि अपना नया आर्टिकल लिखते और राघव को एक नया शब्द सिखाते, जैसे कि सींचना, जैसे कि आत्मनिर्भर। ऐसे नए नए शब्द वो रोज उनसे दिन में 100 बार लिखवाते एक ही कॉपी पर कि आत्मनिर्भर 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 आत्मनिर्भर। तो ये दोनों का रूटीन बन चुका था रोज। और फिर रात को दोनों मिलके बैठ के साथ में खाना खाते और फिर 10 बजे सो जाते। लेकिन सुबह की चाय वो लोग साथ में पीते। और सुबह की चाय बताए कौन बनाता? रवि। रोज सुबह की चाय रवि बनाते और राघव को पिलाते, और खाना राघव बनाता और रवि को खिलाते। ये करते करते कई दिन गुजरे, और रोज रात को रवि ना एक किताब लिखते, एक कहानी लिखते, अपनी एक नॉवेल लिखते। लिखते लिखते 3 महीने गुजर गए, और एक दिन उनकी नॉवेल को ले जाकर, वो जब कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, तो वो नॉवेल को लेकर सीधा पहुंचे पब्लिकेशन की तरफ। उन्होंने फिर पब्लिकेशन के राउंड लगाना शुरू कर दिया। एक पब्लिकेशन दूसरी पब्लिकेशन को अपनी कहानी सुनाई, तीसरी पब्लिकेशन को अपनी कहानी सुनाई, चौथी पब्लिकेशन को। बड़ी मशक्कत के बाद 2.5 महीने के बाद एक पब्लिकेशन ने कहा ये कहानी में दम है और हम इसे पब्लिश करने के लिए, किताब बनाने के लिए तैयार हैं। ये लो आपके एडवांस पैसे और हम हमारा काम तैयार करते हैं। ये देख के रवि खुशी से फूला ना समाया। ये नोटों की गड्डी लेकर वो सीधा घर पहुंचा और उसने उसी तकिए के नीचे नोटों की गड्डी रख दी। अभी मुझे बताओ, अगर आप रवि की जगह होते तो ये नोटों की गड्डी तकिए के नीचे रखते? कहाँ रखते? बैंक के अंदर, अलमारी के अंदर, सेफ के अंदर लॉकर की लगा देते। लेकिन रवि को क्या था? रवि ने क्या किया था? विश्वास, भरोसा कि राघव क्या है? लॉयल को क्या बोलते हैं? ईमानदार है। थैंक यू, ईमानदार है। तो उन्होंने ये नोटों की गड्डी रखी और फिर वो बाहर चले गए अपने काम से। राघव ने कहा बस, जिस दिन का इंतजार था पिछले 5 महीने से, वो दिन आ गया है। आज मैं अपना हाथ, वैसे भी इतने महीनों में मेरा हाथ, वैसे वो वाली सफाई ना रही, वो वाला मेरा हुनर ना रहा। अब मेरा हुनर इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं वो पैसे लेकर कहाँ जाऊं? अमृतसर जाऊं या मैं कलकत्ता जाऊं? कहाँ जाऊं मैं इस बार मैं नया नाम क्या रखूंगा? ये सोचते सोचते उसकी शाम गुजरी। और फिर शाम को रवि वापस घर आए और वो अपना काम करने लगे। और रघु को एक नया शब्द दिया, ईमान। सॉरी, राघव को एक नया नाम दिया, ईमान। ईमान 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 100 बार एक ही कॉपी पर उसने हिंदी से लिखा, ईमान। 3 महीने में कितने दिन होते हैं?
यस, तो कम से कम 100 दिन तो उसने नए शब्द पढ़े, सीखे, समझे और लिखना सीखा। और फिर उसने वो रात को रवि अपने वापस से बाहर निकले, दोस्तों के साथ बाहर निकले, तो रघु ने सोचा आज का ही मौका है, आज ही मैं हाथ साफ करूंगा। वो वापस घर आए रात को और अपने बिस्तर पर सो गए। रघु ने सोचा, देखो जब एक ग्रीडी को क्या बोलते हैं, लालची इंसान हो ना, उसके घर पे चोरी करना आसान है, क्योंकि वो भी किसी और के घर पे चोरी करके ही ला रहा है। और अगर बहुत ही अमीर इंसान हो ना, तो उसके घर पे भी चोरी करना आसान है, क्योंकि उसने भी कहीं और से पैसे ऐंठे हैं। लेकिन एक मेहनती ईमानदार आदमी के घर पे चोरी करना आसान है? कितना मुश्किल है। तो मैं करूं या ना करूं, क्या करूं? मैं चोरी करूं, ये कितना मुश्किल है। लेकिन मेरी तो फितरत ही वो है, मैं तो करता ही वो हूं, मेरे तो गुजारा ही वैसा होता है, तो मैं क्या करूं? देखो एक चीज हो सकती है, मैं अमृतसर जा सकता हूँ और अगले 3 महीने के लिए मैं राजा की तरह रह सकता हूँ, एक अपने ही फ्लैट में। मुझे खाना भी बनाने की जरूरत नहीं, कपड़े भी धोने की जरूरत नहीं होगी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। मैं 4 नौकर चाकर रखूंगा, रोज शाही खाना खाऊंगा अमृतसर का और बड़े मजे लूटूंगा। अब ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है ना ये सुनकर? तो उसे लगा कि मैं अमृतसर के लिए निकलूं या ये ईमानदार आदमी के पीछे इसका नौकर ही बन के अटक जाऊं। क्या करना चाहिए उसे? अटक जाना चाहिए। तो उसने सोचा कि नहीं, एक शाही राजा के जैसे जीना एक नौकर के जैसे जीने से बेहतर ही है। और वो उस रात को रवि जब सो रहे थे अपने गद्दे पे, तब वो धीरे से उनके कमरे में गए। राघव उनके कमरे में गया, धीरे से उसने तकिए के नीचे हाथ रखा और तभी रवि पलटे अपनी नींद में। वो डर गया, इमीडिएटली बाहर निकला और फिर बरामदे में बैठ गया। अच्छा, लेकिन मेरी तो ट्रेन है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं और रुकूं, मुझे जल्दी से ये करना होगा। वो धीरे से वापस से उस बिस्तर की तरफ पहुंचा और उसने तकिए के नीचे अपना हाथ रखा। पूरा का पूरा बंडल मोटा सा उसके हाथ में आया एक साथ। उसने उससे दबोचा और वो वहां से बाहर निकला, सीधा अपने लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकल के उसने कुंडी भी नहीं लगाई कि उसकी आवाज आ जाएगी, सीधा 2 माले नीचे उतरा और जो उसने दौड़ लगाई, क्योंकि वहां पर ट्रेन निकलने वाली थी। कहाँ के लिए? अमृतसर के लिए। वो दौड़ा, पूरे बाजार से दौड़ा, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, सारे लोग सो चुके थे। दौड़ते दौड़ते पोस्ट ऑफिस से भी आगे दौड़ा, वहां से उसने राइट लिया और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच रहा था। तभी जोर से बारिश आना शुरू हो गई। वो पूरी तरह से भीग चुका था, दौड़े लगा रहा था, पूरी नोट भीग चुकी थी और वो कैसे तैसे स्टेशन तक पहुंचा और वहीं पर ट्रेन खड़ी थी, बस 1 सेकंड में निकलने में थी। और वो 1 सेकंड में वो चढ़ने में था और वो थोड़ा सा हिचकिचाया, 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली और वो पीछे ही प्लेटफॉर्म पे रह गया और पूरा भीगा भागा। अब तो वो लाइट में भी नजर नहीं आना चाहिए, किसी ने अगर उसे देख लिया तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। तो वो जाके एक अंधेरे से एक बड़े से पिलर के पीछे जाके खड़ा हो गया एकदम अंधेरे में और ठुठुराने लगा कि अब मैं कौन सी ट्रेन पकड़ूं। अमृतसर की ट्रेन तो निकल रही है, अब मैं अमृतसर तो नहीं जा सकता, अब मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सी अगली ट्रेन है। और फिर उसे ये भी लगा कि अगर रवि कल सुबह उठे तो अगर एक लालची इंसान को पता चले कि उसका पैसा चोरी हो गया है, तो वो क्या होगा? वो बहुत ही मतलब घबराएगा नहीं। वो अगर ग्रीडी लालची इंसान
का पैसा गया तो उसे कैसा फील होगा? गुस्सा नहीं, हाँ बताओ वापस, जोर से बोलो। पछतावा, उसे पछतावा नहीं, लेकिन उसे बहुत मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? अफसोस, उसको अफसोस होगा, बराबर है। अगर अमीर इंसान का पैसा गया तो उसे क्या होगा? लालची इंसान का पैसा गया तो अफसोस होगा, अमीर इंसान का पैसा गया तो क्या होगा? हाँ बोलो बोलो, हाँ बताओ दुख होगा, दुख बताओ, हाँ उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बोलो। उसे नाराजगी होगी, गुस्सा आएगा, मेरा कैसे लिया, मेरा पैसा कैसे लिया, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर एक ईमानदार इंसान का पैसा लिया तो उसे कैसा महसूस होगा? बिल्कुल दुख ना उसे फ्रस्ट्रेशन होगा, ना उसे नाराजगी होगी, उसे होगा दुख। तो उसे रवि का दुख वाला चेहरा नजर आया कि जब रवि अगले दिन उठेंगे और वो देखेंगे कि मैं नहीं हूं वहां पर और पैसे भी नहीं है, तो उन्हें कैसा महसूस होगा? दुख महसूस होगा। और उनका जो भरोसा है जिन्होंने मेरे पे किया था वो टूट जाएगा। ये सोचते सोचते वो मायूस हो गया और उस मायूसी में वो उसके पैर वापस से रवि के घर की तरफ चलने लगे। बारिश में भीगते भीगते वो वो अपने घर पहुंचा। बरामदे में उसने अपने कपड़े उतारे और सूखने को रखे और सूखे कपड़े पहने, और फिर उसने वो जो नोटों का बंडल था वो रवि के तकिए के नीचे फिर से चुपके से दबा दिए। अगले दिन क्या हुआ? गीले थे। अगले दिन वो बरामदे में सोया, लेकिन इतनी ठिठुर की ठंडी में वो रात के 3 बजे सोया था, तो वो सुबह उठ पाया? नो मैम। उसके पहले कौन उठ गया था? और रवि ने उठ के क्या किया? उसके लिए अपनी हाथों की अदरक वाली चाय बनाई और उसे लाकर अदरक वाली चाय हाथ में दी और उसने राघव से कहा, राघव तुम कई महीने से मेरे साथ हो, आज से मैं तुम्हारा पगार शुरू करता हूँ, ये लो तुम्हारे महीने के 5 रुपए। और उन्होंने उस गीले नोट में से एक नोट निकाला और राघव के हाथों में दिया। वो गीला नोट पकड़ते ही रवि को समझ गया था। रवि समझ गए थे क्या हुआ था, लेकिन रवि ने अपनी चाय की चर्चा शुरू की और नॉर्मल बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन ये राघव को नहीं ठीक लग रहा था। बराबर ठीक है, राघव को ये ठीक नहीं लग रहा था। तो राघव ने कहा, रवि आप मुझे अपना एक और बार वो प्रश्न पूछोगे? बोले हाँ पूछूंगा। तो फिर पूछिए, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम है बिरजू। यही कहानी है। कैसी लगी कहानी? तो ऐसा है, मैं बंबई में रहती हूँ, दिल्ली में नहीं। तो मुझे ये कहानियां कभी कैसे पता चलेगी? मुझे समझ में आएगा ये क्या कहानियां हैं, लोग कैसे जीते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, मुझे कभी पता चलेगा बंबई में रहकर? कैसे? किताबों से। आप यहाँ रहते हैं,
आपको पता चलेगा कि कर्नाटका में क्या हो रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे, किताबों से। तो ये कहानी भी किताब से ही निकली है। तो एक किताब का कोना अपने पास रहना अच्छा है। सबके पास एक किताब का कोना हो, और उसपे कैसी किताबें हो वो कौन डिसाइड करेगा, वो कौन निर्णय लेगा? आप लोगे। और वो निर्णय लेने के लिए आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ेगी? आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये किताबें मुझे बहुत पसंद है, मेरे कोने में ऐसी किताबें हो, है कि नहीं? तो आप सब अपना एक कोना बनाएंगे, नई नई कहानियां सुनाएंगे। अच्छा, ये कहते हैं कि हम जो कहानी कहते हैं ना, हम ये कहते हैं हम एक ही शर्त पे कहानी कहने को तैयार है। शर्त बताओ? आपको घर जाके ये कहानी किसी और को सुनानी है। सुनाओगे? वेरी नाइस, ओके। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? बहुत अच्छी। और कुछ सीखा भी हमने इस कहानी से, है ना? तो अर्चना, कैसी लगी आपको? मजे से सुनाई उन्होंने? तो अर्चना, हमें ये भी बता दीजिए फिर कहानी का नाम क्या है और किसने ये कहानी, इतनी सुंदर सी कहानी लिखी है? वेरी नाइस, द थीफ स्टोरी, रस्किन बॉन्ड की कहानी है ये। आप ही के इलाके के हैं भाई, हम उन्हें वहां पढ़ते हैं। अच्छा, तो पढ़ने में और सुनने में कैसा फर्क लगा? क्या फर्क लगा? सुनने में ज्यादा अच्छी है ना, मजा आता है ना इस कहानी सुन के। हाँ, तो धन्यवाद अर्चना। तो भाई मुझे तो बहुत मजा आया। बिरजू या राघव या जो भी उसका नाम था, उसकी कहानी सुन के, और जो उसने सीखा जिंदगी में कि कैसे रिश्ते बनते हैं और रिश्तों के कारण आप अच्छी चीजें सीखते हैं जिंदगी में, और पढ़े लिखे लोगों के साथ जब आप रहते हैं। तो बच्चों, किताबों की कितनी इम्पोर्टेंस है, कितनी जरूरत है हमारी जिंदगी में, वो आप सब जानते हैं, है ना? आप सब बड़ी क्लास के बच्चे हैं। तो किताबें करती हैं बातें। बोलेंगे आप लोग मेरे साथ? ठीक है। किताबें करती हैं बातें, बातें बीते जमाने की, बातें दुनिया की, इंसानों की। किताबें करती हैं बातें आज की, कल की, एक एक पल की। किताबें करती हैं बातें जीत की, हार की, प्यार की, मार की। किताबें करती हैं बातें। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्योंकि किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि किताबें करती हैं बातें। तो कैसी लगी आपको पोएम? तो इतनी सारी किताबों के बारे में हमने सुना कि किताबें क्या करती है, किताबें कितनी जरूरी हैं। आप सबको किताबें पढ़ना पसंद है? तो ऐसी ही कुछ किताबें हम आपके बीच देने आ जाए हैं, आपको देने, ताकि आपको सुंदर सुंदर किताबें पढ़ें और आपकी जिंदगी में भी बड़े बड़े बदलाव आए। उधर पीछे कुछ बातें करनी है तो आप लोग आगे आ सकते हो, यहाँ माइक से। उधर जिनके सर पे स्वेटर है, बातें करनी है, यहाँ से कर सकते हो। तो
इससे पहले कि हम आप लोगों को वो किताबें दें, उन किताबों के बारे में कुछ बताएं, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गणेश उनियाल जी को कि वो आए। और बच्चों, फूलदेई किस किस को पता है? फूलदेई, फूलदेई पता है सबको? आप लोग मनाते हो फूलदेई, है ना? तो हम धाद में भी फूलदेई मनाते हैं। तो उसका रिजल्ट हम आज अनाउंस कर रहे हैं। उसमें कुछ हम प्रतियोगिता कराते हैं जिसके बारे में गणेश उनियाल जी आप लोगों को बताएंगे। गुड आफ्टरनून बच्चों। धूप लग रही है ना? चलिए जल्दी खत्म करते हैं। फूलदेई के बारे में आप लोगों को काफी कुछ पता होगा। पता है? फूलदेई उत्तराखंड का एक लोक पर्व है, बाल पर्व है। बेसिकली बाल पर्व है, ये बच्चों का एक पर्व है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, पहाड़ों में सुबह सुबह जा करके फूल चुन के लाते हैं और लोगों की दहलीज पे डाल करके शुभकामनाएं करते हैं। ठीक है ना? तो ये अकेला, दुनिया का अकेला ऐसा पर्व है जो केवल बच्चों का है। और उसके बाद ये होता कब है आपको पता है? चैत के महीने में। चैत का महीना मतलब 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। और उसके बाद जब आखिरी, इसका जब अंतिम समय आता है, आखिरी टाइम पे बड़े बच्चों को जो है कुछ ना कुछ पुरस्कार देते हैं, कुछ खाने की चीजें देते हैं, कुछ उपहार देते हैं। ठीक है? हाँ, एक बच्चे ने सही कहा, खाना बना के भी खिलाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हम क्या करते हैं कि हम फूलदेई पे एक रचनात्मक प्रतिभाग करते हैं, रंग भरे प्रतियोगिता। हम लोग जो हमारे धात से जो जुड़े हुए विद्यालय हैं उनमें ड्राइंग शीट्स भेजते हैं। और इस साल भी हमने जो है 500 से अधिक स्कूलों में 10,000 ड्राइंग शीट्स भेजी थी। और उनमें बच्चों से हमने कहा कि आप इसमें ड्राइंग बनाएं, कहानी लिखें या कविता लिखें, जो भी आप कर सकते हैं। तो हमें बहुत बड़ी संख्या में बच्चों का रिस्पॉन्स मिला, ड्राइंग मिली, कहानियां मिली, कविताएं मिली और बहुत अच्छी कहानियां और बहुत अच्छे ड्राइंग बच्चों ने बनाए। और हमने उसमें से कुछ बच्चों का चयन किया पुरस्कार के लिए, जो सबसे अच्छी थी। तो हमने टोटल 45 बच्चे इसमें से सिलेक्ट किए हैं। और आज हमें खुशी है कि हम आज उसका परीक्षाफल घोषित कर रहे हैं, परिणाम घोषित कर रहे हैं और उन बच्चों को हम पुरस्कार भेजेंगे। तो इनमें से मैं आपको थोड़ा सा बच्चों के नाम बता देता हूं। मानवी अवस्थी उत्तरकाशी से है, ईशिता चमोली से, सिमरन पौड़ी से, रितिका पवार उत्तरकाशी से, दिव्यांशु चमोली से, मानसी चमोली से, लक्षु पौड़ी से, खुशबू चमोली से, आरुषि पौड़ी से, अनूप राणाकोटी पौड़ी से, सिया पवार रुद्रप्रयाग से, लव कुमार पौड़ी से, परी पौड़ी से, नीरज रावत पौड़ी से, पलक नेगी पौड़ी से, नितिन पौड़ी से, आरुषि पटेल देहरादून से, नितिन रुद्रप्रयाग से, अविनाश रुद्रप्रयाग से, प्रिया विष्ट चमोली से, अंबिका चमोली से, हेमंत चमोली से, जतिन चमोली से, आसमा प्रवीण देहरादून से, हिमानी देहरादून से, सूरज नेगी पौड़ी से, नितिका पौड़ी से, कृतिका पौड़ी से, सावंत रावत पौड़ी से, चारू देहरादून से, प्रियांशी चौहान देहरादून से, शिवांग रुद्रप्रयाग से, अक्ष रुद्रप्रयाग से, हिमाद्री रुद्रप्रयाग से, रुखसार देहरादून से, प्रियांशु सकलानी टिहरी से, अंशु रुद्रप्रयाग से, चांदनी पवार उत्तरकाशी से, पीयूष पुंडीर देहरादून से, आस्था रुद्रप्रयाग से, दिव्या नेगी रुद्रप्रयाग से, प्रभाकर सिंह पौड़ी से, तान्या जोशी पौड़ी से, प्रिया पौड़ी से और सिमरन टिहरी से। तो इतने बच्चों का इसमें चयन हुआ है। इन बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, बहुत अच्छी कहानी लिखी और बहुत अच्छी कविताएं लिखी। अब आपका विद्यालय भी हमारे धात से जुड़ गया है, तो अगले वर्ष हम फूलदेई पर आपके यहाँ भी ड्राइंग शीट्स भेजेंगे। आप भी उसमें अच्छी ड्राइंग बना करके भेजना, अच्छी कहानी लिख के भेजना, अच्छी कविताएं लिख के भेजना। तो जो सबसे पूरे राज्य के में जो सबसे अच्छी होंगी उनको फिर हम पुरस्कृत करेंगे। और एक दूसरी घोषणा मैं और करना चाहूंगा, हमने 14 नवंबर
नेहरू जी के जन्म दिवस पर एक चिट्ठी लिखी है, प्रतियोगिता प्रारंभ की है। ये इसका शीर्षक है एक चिट्ठी लिखी है। अब आपको चिट्ठी किसको लिखनी है? जिन्होंने आपको किताबें डोनेट की हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा, आपके विद्यालय की ही मैडम है, उन्होंने आपके लिए किताबें डोनेट की हैं। और ये 14 दिसंबर तक हमारा चलेगा। और आपको क्या करना है, इन किताबों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक चिट्ठी उनके नाम पे लिखनी है कि आपको किताबें कैसी लगी और आपको उससे क्या लाभ हुआ, आप क्या सोचते हैं, मतलब उन किताबों को पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं। तो जो सबसे अच्छी चिट्ठियां होंगी उनको हम पुरस्कृत करेंगे। जैसे हमने जो फूलदेई की ड्राइंग शीट्स को कहानी, कविता और ड्राइंग को पुरस्कृत किया, ऐसे ही हम आपको उन चिट्ठियों को भी पुरस्कृत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन किताबों को जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे और पढ़ करके एक चिट्ठी जरूर लिखेंगे। वो चिट्ठी आप अपनी मैडम को दे दीजिए और उनके माध्यम से वो हम तक पहुंच जाएंगी। फिर हम बहुत जल्दी उसका सारे जब पूरे राज्य से हमें प्राप्त हो जाएंगी तो तब हम आपको उसके पुरस्कार वितरण के लिए सूचित करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, अभी आपको क्योंकि हम कोना भेंट करेंगे तो अगले साल आप भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और फिर जो लोग जीतेंगे, जैसे आज नाम लिए गए हैं बच्चों के, आप में से भी लोग कर सकते हैं और फिर आपको भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो कौन कौन चिट्ठी लिखेगा, कौन कौन ड्राइंग बनाएगा फूलदेई में? बस सारी लड़कियां ही एक्टिव हैं, लड़कों को कुछ नहीं करना है। क्यों? यहाँ कौन सी क्लास बैठी है? 9th। उधर पीछे 11th। तो 11th का सब हो चुका है, अब कुछ नहीं करना जिंदगी में। हाँ, ऐसा है क्या? करना है ड्राइंग, पोएम, कहानियां, किताबें सब? अच्छा, अभी हाथ उठ रहे हैं, चलो। तो बच्चों, आप लोग जानते सुमन उनियाल जी कौन है? कौन है? क्लास टीचर है आपकी? अच्छा, और क्या पढ़ाती है? सोशियोलॉजी पढ़ाती है। तो अभी उनको एक और नया रोल उनका आ गया है, क्योंकि वो ही है जो आपको ये किताबें भेंट कर रही हैं, कोना लगा रही हैं। तो एक बार उनके लिए जोर से तालियां बजा दीजिए सब लोग। इसी से पता चलता है कि उन्हें इस स्कूल से कितना प्यार है, आप सब बच्चों से कितना प्यार है। कि वो अधिकतर लोग कोना लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बाहर से लगाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अध्यापक खुद और अपने स्कूल में जहां वो जुड़े हुए हैं। तो आप बच्चों के बारे में इतना सोचती हैं। जब उन्हें पता चला कि ये कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का और इतना अच्छा कार्यक्रम है और इससे बच्चों को इतना लाभ मिल रहा है, तो उन्हें लगा हमारे स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए उन्होंने किसी और से मदद नहीं मांगी, उन्होंने खुद अपना हाथ बढ़ाया और आप लोगों के लिए किताबें लेकर के वो आज आपके बीच आ गई है। तो आप एक बार फिर से मैम के लिए जोर से तालियां बजा देंगे। तो मैं आग्रह करूंगी हमारे विभाग के अध्यक्ष श्री गणेश उनियाल जी से और सारी सभी अतिथियों से भी कि वो आगे आए और कोना भेंट का एक औपचारिक। सुमन उनियाल जी सबसे पहले, जिनके सौजन्य से आज ये किताबें स्कूल को प्राप्त हो रही हैं। और जुगरान जी से भी मेरा आग्रह है कि वो भी आए और साथ ही एक कोना भेंट का ये जो औपचारिक कार्यक्रम है वो करें। तो बच्चों, इसमें एक तो आपके लिए क्या है, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इससे आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी, है ना? तो इसको पढ़ना जरूर और उसके बाद चिट्ठी जरूर लिखना, ठीक है? क्योंकि प्रतियोगिता भी होनी है तो उसमें इनाम मिल सकता है। दूसरा, एक ये किताब है 10 कहानियां 10 कथाकार। इसमें 10 कथाकारों की बहुत अच्छी अच्छी 10 कहानियां हैं उत्तराखंड के कथाकारों की, और ये वो हैं जो कि भूतपूर्व हो चुके हैं, ठीक है ना? तो ये पहला अंक हमने निकाला, ये दाद ने खुद प्रकाशित किया है और इसमें अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसमें, ये भी आप पढ़िए। दूसरा है एक, इसके ऊपर देख रहे हैं आप क्या लिखा हुआ है, दाद। ये दाद ने एक गढ़वाली कविता संग्रह छापा है। तो जो बच्चे गढ़वाली जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो भी पढ़ें,
और गढ़वाली बच्चे तो मेरे ख्याल से फिर हो सकता है गढ़वाली में कविताएं लिखना शुरू करें। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ें। ये 30 किताबें हैं। इसके बाद आपके पास जो है हर महीने सामान्य ज्ञान दर्पण एक मासिक पत्रिका आएगी, वो डायरेक्ट हम सब्सक्राइब कर देंगे, वो आपके पास दिल्ली से सीधे आपके विद्यालय में रजिस्टर्ड डाक से पहुंचेगी, तो आप अपना सामान्य ज्ञान उससे बढ़ा सकते हैं। वो हर महीने आपके पास आएगी और बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या काफी है और छोटे बच्चे भी है, तो बहुत जल्दी हम जूनियर बच्चों के लिए भी एक कोना यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि उन बच्चों को छोटी छोटी कहानी की किताबें मिलेंगी और एक चंपक मासिक पत्रिका उनके पास हर महीने आएगी, ताकि वो बच्चे भी उन चीजों को देख सकें। अभी जैसे मैडम ने बताया ना, किताब से आप क्या करते हैं, चेन्नई के बारे में कैसे जानोगे? किताबों से। तो चंपक से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलेंगी। वो एक बच्चों की ही पत्रिका है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी उससे आपको मिलेंगी। तो मैं निवेदन करूंगा जुगरान जी से कि वो प्रधानाचार्य महोदया और सुमन मैडम से कि वो भी उन्हें भेंट करें। 2-3 बच्चे जरा आ जाइए सर, वो बुक्स सर बुक्स अंदर रख दीजिए। 3 बच्चों के पास आप भी। अरे मैम ये आप बीच में नहीं आना धन्यवाद जुगरान जी। अरे वाह बच्चों, तो कोना आपका भेंट मिल गया और आप लोग पतंग कितने प्यारे हो, पतंग कितने प्यारे हो। पर ये वाली साइड बस और थोड़ी थोड़ी यहाँ की, उधर वाले अलग जोन में। तो आप इतने प्यारे हो कि मैम को आप इतने अच्छे लगे हो कि मैम ने कहा है, आशा डभाल जी ने, कि अगला कोना वो भेंट करेंगी। खासकर यहाँ वाले बच्चों को देख के, तो एक बार यहाँ वालों के लिए सब तालियां बजा दो। तो बहुत धन्यवाद आशा डभाल जी का, उन्हें हमेशा बच्चों से बहुत स्नेह रहा है। अध्यापिका वो रही हैं, अभी उनके और भी कई कोने चल रहे हैं स्कूलों में, बच्चों को वैसे भी मदद करती रहती हैं। तो आभार व्यक्त करते हैं उनका कि एक कोना और वो स्थापित करने जा रही हैं यहाँ स्कूल में। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी श्री राकेश जुगरान जी से कि वो भी आए और बच्चों से 2 शब्द कहें। सामाजिक सरोकारों के लिए बहुत ही क्रियाशील जो संस्था है धार, उसके आज के कोना कक्षा का कार्यक्रम के अंतर्गत जो महेशानंद बहुगुणा इंटर कॉलेज में आयोजित हो रहा है, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य, सभी हमारे बहुत ही सम्मानित शिक्षक साथी, धात संस्था के पुनियाल जी, ममगाई जी, कहानी सुनाने वाली मैम, कविता सुनाने वाली मैम, और आज के इस कार्यक्रम की जो मुख्य धुरी है, जिनको केंद्र में रख के ये कार्यक्रम बुना गया है, इसकी वो संकल्पना की गई है, इस विद्यालय के बहुत ही प्यारे छात्र छात्राएं। किताबों का एक कोना हो, किताबें पढ़ने को मिले, तो जैसे अभी तमाम संदर्भ ऐसे आए जिसमें ये पता चला कि किताबें हैं तो ज्ञान है,
और ज्ञान ऐसा है कि जो कभी मिटता नहीं है। आदमी चला जाएगा, आदमी मिट जाएगा, है ना। एक शेर है, नोमानी है एक शायर, वो लिखते हैं कि जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा तुमको। तो किताबें कभी मरती नहीं है, जिस्म तो जिएंगे, लोग पैदा होंगे, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। एक निश्चित आयु के बाद हर जीव जंतु जो है समाप्ति की ओर चला जाता है, लेकिन अक्षर और किताबें एक ऐसी चीज है जो सदा बनी रहती हैं। इसीलिए हम जो है युगों युगों से जो भी रचा गया, जो सृजन किया गया, उसे आज भी पढ़ते हैं, हमारे आगे वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। इसलिए पढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध हो, इसके लिए पुस्तकालयों की संकल्पना की गई है, वाचनालय बनाए गए हैं, और कोशिश ये की जाती है कि बच्चों को अपने कोर्स से हटके भी ज्ञान मिले और भी चीजें उनको मिले। खास करके जैसे अभी कहानी सुनाई गई आपको, कहानियां, कविताएं, ये बहुत सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इनका बड़ा महत्व है। हमें कहानियां अच्छी लगती हैं बाय डिफॉल्ट, आप समझ लीजिए। हमारे अंदर इस प्रकार की एक जिज्ञासा होती है कहानियों को सुनने की, नई चीजों को जानने की, कि वो हमें अच्छी लगती हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि हमें अपने पठन पाठन में इस स्वरूप को जो है इस्तेमाल करना चाहिए, कविताओं को, कहानियों को, ताकि बच्चे जो है ज्यादा जल्दी समझ सकें। उसमें आपको मजा आता है और आप जो है मजे मजे में जो है समझ भी लेते हैं। तो उस लिहाज से ये आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पुनः अपने शिक्षा विभाग की ओर से, स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से आज के इस कार्यक्रम के लिए धात संस्था और इस विद्यालय के जो भी लोग, पूरा स्टाफ, पूरे प्रधानाचार्य हमारी इसमें संलग्न है, मैं आप सब लोगों, मैनेजमेंट है, मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अब चूंकि बहुत लंबे समय तक बैठने के लिए मौसम जो है बहुत अनुकूल नहीं है, धूप बहुत तेज लग रही है, वो हम भी अनुभव कर रहे हैं, तो मैं भी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको सिर्फ बोर करेगी, है ना। लेकिन मैं एक कविता जरूर आपको सुनाऊंगा, और कविता वो अपनी कविता, वो पढ़ने लिखने को लेके है, इसलिए जरूरी है कि वो आपके बीच रखी जाए वो कविता, है ना। पढ़ने लिखने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है ना। अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि हम पढ़ते लिखते क्यों हैं, इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं हम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, हमारे माँ बाप परेशान हैं, हमारा विद्यालय परेशान है, हमारे शिक्षक परेशान है, पूरा समाज परेशान है। वो ये चाहता है कि हमारा हर बच्चा जो है अच्छा पढ़ लिख के तैयार हो, क्योंकि पढ़ लिख के हम एक सलीकेदार, एक इंसान, एक नागरिक के तौर पर अपने आप को विकसित करते हैं। और जब अच्छे लोग होंगे, सब विकसित लोग होंगे, जिनका सोचने का तरीका एक शिक्षित व्यक्ति की तरह होगा, तो तब हम कह सकते हैं कि भारत माता की जय। अभी तो हम खाली नारा लगाते हैं, मैं यहां से पुकारूंगा, आप नारा लगाएंगे, लेकिन आपको पता है कि भारत माता कौन है, किसकी जय जयकार करते हैं हम लोग। जब हम लोग बड़े जोर से नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, तो इनफैक्ट हम जो है किसकी जय कर रहे हैं, कौन है भारत माता। पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा आपने, भारत माता कौन है। इस वाले नारे में जो भारत माता आ रही है, जिसकी हम सब लोग बहुत गर्व से जो है उसकी जय जयकार कर रहे हैं, आखिर वो भारत माता है कौन। जमीन है, जंगल है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, कौन है वो। देश का भूभाग है जिसको हम भारत देश कहते हैं, जिसकी सीमाएं है ना, ऊपर से लेके नीचे तक जो है एक बार बृहद भूगोल तैयार करता है। क्या वो भारत माता है? क्या यहाँ की नदियां भारत माता हैं? किसकी जय जयकार की जा रही है? तो इसमें एक संदर्भ ये आता है कि जब नेहरू जी स्वतंत्रता के बाद जो है उन्होंने पूरे देश में एक भ्रमण कार्यक्रम चलाया, ये जानने के लिए कि देश की जनता किस तरह रह रही है, क्या उनके विचार हैं, क्या उनका विकास है, किस तरह उनकी स्थिति है, ये जानने के लिए। तो जब लोगों ने बहुत नारे लगाए उनके आने पर, तो फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा लोगों से, किसानों से खास करके, कि आप बताइए भारत माता कौन है।
तो ऐसे ही जवाब मिले। किसी ने कहा जी भारत माता ये हमारे जो खेत हैं, ये जो खलियान है, ये जो घर हैं, ये जो नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये भारत माता है। तो नेहरू जी ने फिर उन्हें समझाया कि देखिए ये सब ठीक है, ये भी भारत माता है, लेकिन यदि इसमें हम लोग नहीं होंगे, जो इंसान नहीं होगा, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन, हम लोग उसमें रहने वाले, उस धरती में रहने वाले, उस प्रकृति का उपयोग करने वाले, उस प्रकृति के साथ जो है जीने वाले लोग जब तक नहीं होंगे तब तक भारत माता कंप्लीट नहीं होगी। तो जब हम भारत माता की जय कहते हैं तो हम किसकी जय कहते हैं? स्वयं अपनी जय कहते हैं। इसका मतलब हम अपनी जय जयकार कर रहे हैं, और अपनी जय जयकार तब तक नहीं हो सकती जब तक हम उस काबिल बनने की कोशिश न करें। तो हमें कोशिश ये करनी है कि पढ़ लिख के एक बेहतर, जागरूक और चिंतनशील व्यक्ति बनना है। ये नहीं कि साहब किसी ने भी कुछ बता दिया और हाँ हाँ हो गए, तो फिर पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है। अगर आप किसी घटना को, किसी बात को तोल के समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया, ये अगर घटना हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे ऐसा क्या क्या कारण रहा होगा, तो तब तक पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कोई खास फर्क नहीं है। तो आपको तार्किक होना है, आपको हर चीज को जो है बड़ी गहनता से सोचना है। उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। उसके लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। या हम ये नहीं कहते कि साहब इस विद्यालय में साइंस नहीं है तो हम जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर पढ़े लिखे व्यक्ति को के अंदर होना चाहिए। तो आज मैं इस कविता के माध्यम से उन्हीं वैज्ञानिकों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने हमारे लिए आज क्या कर दिया। उन्हीं वैज्ञानिकों का चमत्कार है कि आज हम कितना परिवर्तन देख रहे हैं। सब चीज एक छोटे से यंत्र से हम जो है पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये किसने किया? गाड़ियां बनाना, रेल बनाना, ये सारे काम जो वैज्ञानिकों। तो असली ऋषि मुनि कौन है? वैज्ञानिक। असली संत कौन है? वैज्ञानिक, जिन्होंने अपना जीवन होम कर दिया लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ दे के चले गए, है ना। उन वैज्ञानिकों को क्या करते हैं? सलाम करते हैं इस कविता के माध्यम से। सुनिएगा। आपने विज्ञान नहीं पढ़ा है लेकिन विज्ञान के बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण सुना है? गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण सर वो बल जो धरती की सारी मतलब सारी चीजों को धरती से चिपका के रखता है, जिससे कि जो धरती की चीजें वो आसमान में नहीं उड़ती, धरती से। सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो एक दूसरे को एक निश्चित जो है बल के द्वारा क्या करते हैं? खींचते रहते हैं एक दूसरे में, एक बल लगाते हैं जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। किसने खोजा था ये? कोई बताएगा? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। न्यूटन, आइजैक न्यूटन। कैसे की थी? कभी पढ़ी कहानी? गिरता हुआ सेब देखा था तो उसने कहा ये नीचे क्यों गिरा। अब आप इसी घटना में देख लीजिए, एक सामान्य आदमी क्या सोच सकता है कि पेड़ से फल नीचे क्यों गिरा? भाई नीचे ही तो गिरेगा और कहाँ जाएगा। लेकिन न्यूटन ने जो है उसको इस तरीके से देखा और इतना बड़ा नियम प्रतिपादित किया जिसमें पूरा ब्रह्मांड जो है संतुलित है। केवल पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण के कारण संतुलित है। इसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो न्यूटन ने अपनाया। और न्यूटन भी अगर क्या करता, हमारी तरह जो है निकल जाता पेड़ के नीचे से, ठीक है साहब, सब पेड़ तो सेब गिर रहा है तो गिरने दो। अब कविता सुनिए आप थोड़ी, देखिएगा। गिरे सेब को खाकर न्यूटन, गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। और एक दूसरा नियम भी है न्यूटन का, क्रिया पर प्रतिक्रिया। जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो हम पर जो है वापस फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन एक नियम है उसका, है ना, जिसके आधार पर रॉकेट और जहाज जो है ऊपर जाते हैं।
रॉकेट जब उड़ता है तो पीछे क्या छोड़ता है? बहुत तेजी से आग और धुआं छोड़ता है, वो उसको फोर्स आगे, उसको क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। उसने पीछे छोड़ा, उसने उसको आगे धकेला। देखिएगा, क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है, क्रिया पर प्रतिक्रिया यूं कितनी साधारण बात है, चंद्रयान प्रक्षेपण गौरव इसकी ही सौगात है, गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता, गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। और देखिएगा, रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, सफर हुआ कितना आसान, है ना? कहाँ कहाँ पहुंच रहा है आदमी रेलगाड़ियों से। किसने की थी रेलगाड़ी की खोज? रेलगाड़ी की खोज किसने की थी? जेम्स वाट ने। रेलगाड़ियां दौड़ रही है, सफर हुआ कितना आसान, जेम्स वाट के आविष्कार का पूरी दुनिया में सम्मान। और पढ़िएगा, हो सकता है आपको इतना वो ना हो कि आज से 700-800 साल पहले भी कुछ व्यक्ति हुए जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना की अलग जगाई, हालांकि उनको जो है बहुत प्रताड़ित किया गया, मृत्युदंड भी दे दिया गया। गैलीलियो का नाम सुना होगा आपने, कोपरनिकस का नाम सुना होगा, है ना? पहले लोग कहते थे आप सूरज घूमता है, और दिखता भी है हमको भी तो सूरज ही घूमता हुआ दिखता है, पूरब से आता है पश्चिम में डूबता है। लेकिन उन्होंने पहली बार कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। उसमें सत्ता, वो चर्च की सत्ता जो है, चर्च वाले बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये कौन है ना, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की, ये तो हमारे पूरे धर्म को जो है उलट दे रहा है। उसको मौत की सजा दे दी गई गैलीलियो को। तो कोपरनिकस के बारे में पढ़िएगा, कभी आपको मौका मिलेगा, देखिएगा। चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता, चर्च की सत्ता के आगे कोपरनिकस हार गया होता, तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता, तो आज भी सूरज धरती के ही चक्कर काट रहा होता। तब किसने पहचाना होगा, तब किसने पहचाना, तब की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की, जब हम लोग पाषाण युग में रहते थे, जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, नंगे थे, वस्त्र नहीं थे शरीर में रहने के लिए, भोजन नहीं था पकाने के लिए, आग का आविष्कार नहीं हुआ था। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज। पहिए की खोज जो है सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है मानव जीवन में। पहिया न ढूंढा जाता तो देखिए, पहिए पे पूरी दुनिया खिसक रही है, आज पूरी दुनिया पहिए पे घूम रही है। तब किसने पहचाना होगा गोल गोल पहिए का राज, दुनिया के सारे विकास की धुरी जो बन बैठा है आज। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था। जगदीश चंद्र बोस जो है बहुत बड़े वैज्ञानिक थे भारत के, उन्होंने पौधों पर एक जो है प्रयोग किया, है ना? उन्होंने पौधों की जो है सेंसिटिविटी नापने के लिए एक यंत्र लगाया, और ये देखा कि जब हम पौधों को मजबूती से या कोई सुई चुभोते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है। तो इसका मतलब पौधों में भी कोई ना कोई सेंसिटिविटी है, जीवन के लक्षण है। जीवन तो खैर है ही पौधों में, वो तो स्वयं जीवन तो है ही, लेकिन उनमें भी इस चीज का आभास है कि वो अच्छे से उनकी पालन पोषण की जा रही है या उन्हें तकलीफ दी जा रही है। जगदीश चंद्र ने पौधों में भी जीवन ढूंढ निकाला था, वैज्ञानिक के दिल दिमाग का ये संजोग निराला था। और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूंका जाता। जानते हो ऑपरेशन फ्लड सुना है? ये तो सुना होगा। दूध की जो क्रांति हुई थी और हरित क्रांति, जिसमें पूरा अन्न धन जो है, आज हमारे पास इतना अन्न है भारतवर्ष के पास कि हम एक साल तक अगर कुछ भी ना हो तब भी हमारे गोदाम भरे हुए हैं। और एक स्थिति तब थी जब हम बहुत छोटे थे, अमेरिका से बहुत ही घटिया किस्म का गेहूं जो है
आयात किया जाता था, उसका दलिया जो है स्कूलों में बांटा जाता था, तब हमारे पास अन्न नहीं था। तो एक क्रांति की गई, वैज्ञानिक क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का बिगुल नहीं फूका जाता। सोचो इतनी जनसंख्या का पोषण कैसे हो पाता। और खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है ना। खाना पीना सोना तो सभी करते हैं, जानवर भी करते हैं। खाना पीना सोना उठना पशुता की पहचान है। अवलोकन चिंतन प्रयोग ही मानवता का ज्ञान है। विज्ञान विषय भर नहीं है ये तो सम्यक एक नजरिया है। यही कहना चाहता हूँ, विज्ञान कोई विषय नहीं है, विज्ञान सोचने का तरीका है। वो सबको होना चाहिए, चाहे आर्ट साइड वाले हों, चाहे कॉमर्स वाले हों, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर वैज्ञानिक चेतना होनी चाहिए। विज्ञान विषय भर नहीं है ये तो सम्यक एक नजरिया है। वैज्ञानिक है युग दृष्टा परदर्शक नाव खिवैया है। ये मानवता के सच्चे सेवक जीवन होम नहीं करते। जीवन होम, कई वैज्ञानिक मर गए प्रयोग करते करते। मैडम क्यूरी का नाम सुना है? केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की थी उन्होंने। रेडियो एक्टिविटी ऐसी चीज होती है जो आदमी को कैंसर उत्पन्न करती है। ये तो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते उनको कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने कैंसर की दवाई दे दी हमको। वही चीज जिससे कैंसर होता था, आज वो जो है कैंसर को ठीक करने के काम में लाई जाती है। मैडम क्यूरी, ये मानवता के सच्चे सेवक जीवन होम नहीं करते तो हम आज सभ्य होने का दंभ भला कैसे भरते। और पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है ना, पाषाण युग में तो जैसे अभी बात कर रहा था मैं, पत्थर युग से आगे बढ़कर जो कुछ हमने पाया है, ये उनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। ये उनकी ही सूक्ष्म दृष्टि का चमक रहा सरमाया है। गिरे सेब को खाकर न्यूटन भीड़ में शामिल हो जाता। गुरुत्वाकर्षण के रहस्य को कौन हमें समझा पाता। तो चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं पुनः प्यारे बच्चों को। और आप लोग आगे बढ़े, अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक बनेंगे तो देश के लिए अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सर। और इतनी सुंदर कविता, मजा आया सबको? मुझे तो बहुत आया। और सबसे हैरानी की बात, सर ने खुद लिखी है तो और मजा डबल हो गया। तो एक बार सर के लिए जोर से तालियां बजा दीजिए। और कविता में रस तो था ही, साथ साथ इतनी सारी जानकारी भी थी सभी के लिए, है ना? तो अब मैं आग्रह करना चाहूंगी, बच्चों भूख लग गई होगी ना आपको, देर हो गई है थोड़ा। हाँ, लगी है? नहीं लगी है? नहीं, कुछ को लग रही है तो बस 5 मिनट हम आपके और लेंगे, ज्यादा नहीं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगी सुमन उनियाल जी से कि वो भी आए और बच्चों से 2 शब्द कहे, क्योंकि आज उन्होंने ये किताबें आपको भेंट की हैं, किताबों के बारे में, और कैसे उनको ये विचार आया कि वो भी अपने स्कूल के लिए ये कोना स्थापित करें। सुमन उनियाल जी। कोई नहीं, 2 शब्दों में मैम आप जरूर कुछ कहिए। बच्चों के कोना स्थापित किया है, इसके लिए मैं धात का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद मैम। और मुझे लगता है मैम काम करने में ज्यादा भरोसा करती हैं बोलने से, तो बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा आग्रह प्रिंसिपल मैम से कि वो भी 2 शब्द धात के विषय में भी, कोरोना के विषय में बच्चों से जरूर। बच्चों को गर्मी ज्यादा लग गई है, मुझे बच्चों के ताली बजाने से पता चल गया।
ऐसा है बच्चों, हम भारत संस्था पर आए हुए सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपको एक ऐसा मौका मिला कि पुस्तक और कहानी के बारे में जानने का। सर ने इतनी अच्छी विज्ञान की कविता आपको कविता के माध्यम से सुना दी। विज्ञान और कविता का सुंदर मेल ये आपने सुना, रुचिकर लगा, बहुत अच्छा लगा हमें। सर ने लिखा है ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा अनुभव आपको आज मिला है पिछले 1-2 घंटे में। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए। और तो अब आपको ये कार्यक्रम जो है हम अध्यक्ष के अनुसार से समाप्ति की अनुमति चाहते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। तो आप लोग अपनी और सर आपको बताएंगे आपको कैसे कैसे क्लासेस में जाना है। और 11th क्लास के जो बच्चों को बोला गया था वो सब दरी आप संभाल देंगे। उसके बाद इंटरवल होगा, ठीक है? शांति से बैठे रहिए एक मिनट। बेटा ऐसे नहीं, पहले स्काउट ताली बजाएंगे। ये तालियां किसके लिए हैं? ये तालियां आप लोगों के लिए।